हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सितंबर 2016 का पेपर और ये फर्स्ट पेपर है। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। और अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो ये है पेपर, ओरिजिनल पेपर देख लीजिए। और ये सीरीज़ ए का है। अगर आपके पास सीरीज़ ए का है तो सीधे सीधे मैच हो जाएगा, और अगर अदर सीरीज़ का है तो क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर होंगे, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पीएचडी शोध प्रबंध में अध्ययन योजना को दर्शाने के लिए सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो आंसर बन रहा है वो होगा ऑप्शन थर्ड, भूमिका संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन, फिर सामान्यीकरण, निष्कर्ष की रचना, भावी अनुसंधान के सुझाव, संदर्भ और परिशिष्ट। तो ये सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है वो होगा ऑप्शन थर्ड, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास। ये विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषता के अंतर्गत है। सबसे पहले बता रहा है नंबर 1 पे, वास्तविक स्थानगत परिस्थिति प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत, फिर प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं, अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निगम हो जाते हैं। ये तीनों ही करेक्ट हैं, लेकिन इसमें हमें आंसर देना है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है? तो यह विवरण आवश्यक होता है शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध के लिए। अनुसंधान आचार का अनुसंधान की किस अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है? तो समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्ष को प्रतिवेदित करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे पैरा आधारित क्वेश्चन आ गया है, जहाँ पर हमें 5 से लेके 10 तक जो है उत्तर पैरा पर आधारित देना है। तो चलिए देख लेते हैं। चलचित्र उद्योग और इसके घटक कंपनियों के अनेक पहलू उन्नत प्रौद्योगिकी उद्योग और फर्मों में प्रक्षेपीय पहलुओं से अदृश्य हैं। उदाहरण के लिए कंपनी की दीर्घकालिकता दो संगठनात्मक संदर्भों में सतत सरोकार को प्रतिबंधित नहीं करती है। उदाहरणार्थ, उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनी में एक नवोत्पाद नव परिवर्तन जिससे फर्म को वित्तीय प्रतिलाभ होने की आशा है, कंपनी की सफलता के लिए अपर्याप्त है। सापेक्षता नवोत्पादक आधारित नव परिवर्तन की श्रृंखला अपेक्षित है। ऐसी स्वतंत्र निर्माण कंपनी के विपरीत प्रत्येक नई फिल्म जिसमें मूलधन पर वित्तीय प्रतिलाभ के सृजन की आशा है, कंपनी की सफलता के लिए पर्याप्त है। कोई भी परिवर्तित नई फिल्म जिसमें फर्म के सहभागियों को सम्मिलित किया जाएगा, भिन्न स्वतंत्र कंपनी के द्वारा निर्मित की जाएगी। एक अन्य दृष्टांत के तौर पर दोनों ही संगठनात्मक संदर्भों में लोगों के अधिगम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आवेदनकर्ताओं और लाभार्थियों के होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनी में प्रत्येक नवोत्पाद नव परिवर्तन परियोजना टीम के सहभागियों को सीखने तथा अनुभव
अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। और यही कंपनी ऐसी सहभागिता सहभागियों को अपने साथ बनाए रखने और परिणाम स्वरूप अगली परियोजना में उनके संबद्ध अनुभव का लाभ उठाने का प्रयोजन भी रखती है। इसके विपरीत स्वतंत्र निर्माण कंपनी प्रत्येक नई फिल्म परियोजना टीम में प्रतिभागियों को सीखने और अनुभव अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है, किंतु इस कंपनी को ऐसी सहभागियों को अपने साथ बनाए रखने और परिणाम स्वरूप अगली परियोजना में उनके समृद्ध अनुभव से स्वल्प नगण्य लाभ होने की आशा होती है। चलचित्र उद्योग में अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः फिल्म परियोजना में बजट बहुत ही संकुचित होता है तथा कार्य अनुसूचियां चुनौतीपूर्ण होती हैं। लोगों को प्रमुखतः उनके अनुभव के आधार पर नियोजित किया जाता है और उनसे आवश्यकता अनुसार अच्छे निष्पादन कार्य हेतु तत्काल कहा जा सकता है। कौशल सीखने के लिए प्रयास एवं भूल की विधि अपनाए जाने का मौका प्रायः कम ही होता है, किंतु अनुभवी लोग प्रायः प्रयास एवं भूल की विधि से ही सीखते हैं। चूँकि अनुभव को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और फिल्म निर्माण कंपनी के पास सीमित समय होता है, अधिकांश लोगों के लिए इस उद्योग में प्रवेश करना अत्यंत दुर्भर है। साथ ही इस उद्योग में स्कूल कॉलेज भी भूमिका न्यूनतम है। कतिपय कौशल और तकनीक को औपचारिक शिक्षा जैसे यथा अभिनय स्कूल, थिएटर, फिल्म डिग्रियों के माध्यम से सीखा और परिनिष्ठित किया जा सकता है, किंतु अधिकांश लोग प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से के आधार पर आते हैं। आदर्शीकरण के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सच है कि फिल्म व्यवसाय अन्वेषण की अपेक्षा शोषण की ओर अधिक आसन्न होता है, तथापि कुल मिलाकर उद्योग में सफलता समय के साथ अधिगम और खोजबीन की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है। और यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं, दो संगठनात्मक संदर्भों में क्या सतत सरोकार नहीं है? तो जो सरोकार नहीं है वो है कंपनी दीर्घकालिकता। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पे। किसी स्वतंत्र उत्पादन कंपनी की सफलता के लिए क्या पर्याप्त होगा? तो नंबर 2, प्रत्येक नई फिल्म से वित्तीय प्रतिलाभ। नंबर 7 है, एक उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनी अपने सहभागियों के अधिगम अनुभव से क्या आशा करती है? तो ये आशा करती है अगली परियोजना के लिए लाभ। नंबर 8 है, एक स्वतंत्र निर्माण कंपनी की अपने सहभागियों के मामले में क्या अपेक्षा नहीं होती है? तो ऑप्शन 2 होगा, अगली परियोजना के लिए प्रतिधारण। फिल्म निर्माण घराने अनुभव को अधिक महत्व क्यों देते हैं? तो स्वल्प समयावधि के कारण। लेखक के अनुसार फिल्म व्यवसाय का मुख्य बिंदु रहा है, तो ये शोषण पर आधारित रहा है, जैसा कि हमने लास्ट पैरा में पढ़ा था। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शोर। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर। कक्षा में अध्यापक निम्न में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? तो स्वयं संप्रेषण की चयन पद्धति और संदेश पर। कक्षा की स्थिति में संप्रेषण शब्दों में क्या होता है? तो इन शब्दों में होता है शक्ति, संरचना और परंपरा। अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने कलात्मक विराम को समझें। निम्न में से कक्षा में भाषणेतर संप्रेषण के घटकों को चिन्हित कीजिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन 4 होगा। मौखिक अभिव्यक्ति अंग, गति, संवेदना, वैयक्तिक देश
निम्न में से कौन से प्रभावी श्रवण के मूलक हैं? तो विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न करना। एक विशेष छूट में कूट में हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल का कूट दिया है और इसे HSOLSAPTI कहा गया है। तो उसी तरह से इसका भी हमें कूट निर्माण करना है। तो सीधे सीधे मैं आपको आंसर बताऊंगी। ऑप्शन 4 इसमें होगा। श्रृंखला 1, 5, 13, 25, 41 में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या जो निकल के आ रही है वो हो जाएगी ऑप्शन 3 61। क्वेश्चन नंबर 119। इस समय माता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ी है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का जोड़ा 70 वर्ष होता है। 10 वर्षों के बाद माँ की आयु होगी, तो माँ की जो आयु बनेगी वो हो जाएगी 55। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। श्रृंखला AYD BVF DRH GMJ का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद जो बनेगा ऑप्शन 4 KGL। C और D बहनें हैं, A और B भाई है, A का पुत्र है और D का भाई है। B का C से क्या संबंध है? तो जो संबंध निकलेगा वो निकलेगा चाचा का। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनिल ने 8 क्रिकेट मैच खेले। रनों का मध्यमान औसत 80 रन पाया गया। 4 और मैच खेलने के बाद कुल रनों का मध्यमान 70 रन पाया गया। अंतिम 4 मैचों में कुल रन बने हैं, तो 200 रन बने हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। यदि दोनों अभिकथन इस प्रकार संबद्ध हो कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते, हालांकि वे दोनों सही हो सकते हैं, तो उनके संबंध को कहते हैं विपरीतार्थ मतलब विरोधी। निम्न में से कौन सा तर्क निगनात्मक तर्क प्रकार की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है वो होगा ऑप्शन 3 तथ्य के संबंध में हमें ज्ञान देने वाला तर्क। ये विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषता में आएगा। नंबर 1 है आधार वाक्य या आधार वाक्यों से आवश्यक रूप से निष्पन्न निष्कर्ष। नंबर 2 है जटिलता की सीमा स्वीकार करने वाला तर्क। नंबर 4 है यह तर्क वैध अथवा अवैध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। ऐसे कूट का चयन करिए जो किसी अवैध निगनात्मक तर्क की स्थिति को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन 1 होगा सभी आधार वाक्य सही हैं लेकिन निष्कर्ष गलत है। तो ये निगनात्मक तर्क का यहाँ पे आधार वाक्य दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं और उसी के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ बता रहा है पहले तो आधार वाक्य देख लेते हैं। सभी चमगादड़ स्तनपायी हैं और सेकंड नंबर पर बोल रहा है आधार वाक्य में पक्षियाँ चमगादड़ नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बी और डी। चमगादड़ पक्षियाँ नहीं होते हैं, कुछ स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। जब किसी परिभाषा में परिभाष्य का प्रयोग करने के प्रस्ताव में यह आशय निहित होता है कि जो लाक्षणिक यानी परिभाषक का तात्पर्य हो तो उसे कहते हैं स्वनिर्मित परिभाषा। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसे कूट का चयन करें जो सही नहीं है। सादृश्य मूलक तर्क निम्न में से किससे पुष्ट होता है? तो ऑप्शन 4 होगा उस स्थिति में निष्कर्ष को सशक्त करके जब आधार वाक्य अपरिवर्तित रहे। और यहाँ पर एक टेबल दी गई है, देख सकते हैं। यहाँ पे संकाय वार विद्यार्थी दिए गए हैं और यहाँ पे संकाय की संख्या, फिर विद्यार्थियों का प्रतिशत और इधर दिया है विज्ञान संकाय में विदेशी विद्यार्थी यहाँ पे दिया है और विदेशी विद्यार्थी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोप। और इधर दिया है कंप्यूटर, कारोबार, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला, औषधि, विधि। तो इसी के आधार पर ये प्रश्न दिए गए हैं। विज्ञान संकाय में विदेशी विद्यार्थियों की लगभग क्या प्रतिशतता है? तो ये प्रतिशतता निकलेगी 11%। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। इंजीनियरिंग संकाय में लगभग कितने विद्यार्थी हैं? तो 410 विद्यार्थी इंजीनियरिंग संकाय में हैं। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा।
यदि चिकित्सा विज्ञान के 34 यूरोपीय विद्यार्थी हैं तो उनका औसती संकाय में प्रतिशत लगभग क्या होगा? तो ऑप्शन 4 होगा 15%। तो यहाँ पर फिर से एक टेबल वाला ही प्रश्न आ गया है। प्रत्येक कक्षा में महिला विद्यार्थियों का अनुपात और निराश्रय विद्यार्थियों का अनुपात, और यहाँ दिया है महिला, और हमें क्वेश्चन नंबर 32 से 34 तक इसके आधार पर सॉल्व करना है। तो सीधे सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन टेबल्स का निरीक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा MCA थर्ड में महिला विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है? तो ये है 55%। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। कक्षा MCA प्रथम वर्ष में निरामिष विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है? तो ये होगा ऑप्शन 1 40%। कक्षा MCA 1 प्रथम और कक्षा MCA द्वितीय में कुल कितने सामयिक विद्यार्थी हैं? तो कुल सामयिक जो विद्यार्थी हैं वो हैं 88। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की विशेषता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है वो है ऑप्शन 1 और सेकंड। 1 कहता है ICT कंप्यूटर नेटवर्क और उन पर आधारित अनुप्रयोग के सृजन के लिए मुख्य उपकरण है, और सेकंड है ICT सूचना और ज्ञान को उनके विषय वस्तु के वास्तविक स्थान से उसे पृथक कर प्रसारण में सहायक होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। यदि 1 गीगाबाइट प्रदत्त भंडारण के बाइट के बराबर होता है तो 1024 टेराबाइट प्रदत्त भंडार के बाइट के बराबर होगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। वेब के माध्यम से पड़ताल करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेब ब्राउज़र। ईमेल के संबंध में BCC से क्या तात्पर्य है? तो ये होता है ऑप्शन सेकंड होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC फील्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता ईमेल प्राप्त करेगा और 2 और CC फील्ड में पता देखेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर भंडारण का एक रूप है, एक मेमोरी होती है वोलेटाइल। कंप्यूटर नेटवर्किंग में HTTP का उल्लेख अवस्थारहित समरूप के रूप में किया जाता है क्योंकि सर्वर पिछले प्रयोक्ता के अनुरोध के संबंध में कोई सूचना नहीं दिखाता है। HTTP के लिए एक परिवर्णी शब्द है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण है प्राकृतिक स्रोत। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? तो कजली सूत। यहाँ पे अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन कहता है पर्यावरण को बनाए रखने की समस्याओं का समाधान कठिन है। सही बात है। फिर कारण दे रहा है पर्यावरण कैसे कार्य करता है और कैसे अलग अलग मानवीय विकल्प पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, इस संबंध में हमारी समझ पर्याप्त नहीं है। ये भी बात सही है। तो हमारा जो आंसर निकलेगा इसमें ए और दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या दे रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 57.1%। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस पर क्वेश्चन मोस्टली अभी भी जो 2018 और 19 में हुआ है उस पर नवीकरणीय ऊर्जा पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। संकल्पित राष्ट्रीय निर्धारित अवदान के रूप में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वन और वृक्ष
व्याप्ति के माध्यम से वर्ष 2030 तक किस सीमा तक अतिरिक्त कार्बन सिक यानी कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव है? तो 2.5 से 3 मिलियन टन तक। निम्न में से कौन सा मौसमी संबंधी खतरा है? तो बर्फानी तूफान, ये एक मौसमी घटना खतरा है, सॉरी। तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा हो जाएगा। और वर्ष 2016 में भारतीय अनुस्थित निर्धारण के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय संस्थान को प्रथम स्थान मिला? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर को प्रथम स्थान मिला है। लेकिन ये 2016 की बात कर रहा है, क्योंकि ये पेपर भी 2016 का ही है। भारत में दूर स्थित शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन हमारा सही हो रहा है इसमें, वो हो रहा है ए, बी और डी। ए कहता है यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है। बी कहता है इससे शिक्षा की लागत घट जाती है। और डी कहता है इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट होंगे और ऑप्शन हमारा थर्ड इसमें करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? तो जो सांविधिक निकाय है वो हो जाएगा ऑप्शन बी और सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। तो ये दोनों ही संविधिक निकाय हैं। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्य सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है उसी को चूज करना है। और यहाँ पे जो इनकरेक्ट निकल रहा है वो सभी के सभी इनकरेक्ट हैं, ए, बी, सी और डी। देख लेते हैं। ए कहता है उसे वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को है। इनकरेक्ट है वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है या धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। इसमें इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। तो ये सभी के सभी इनकरेक्ट हो रहे हैं। राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, सॉरी जो सही हो रहे हैं। और राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए हमारा होगा इसमें, उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। निम्न में से किस मामले में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन अवश्य किया जाना चाहिए? तो ये सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। ए हो जाएगा, बी है और डी है किसी कर्मचारी की पदच्युति, और फिर नंबर बी है नगर पालिका में निष्प्रभावीकरण, और डी है किसी विद्यार्थी या किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण में मूल विशिष्टता को प्रतिबिंबित करता है? कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो इसमें ऑप्शन 3, 4 और 6, तो केवल करेक्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 3 है शिक्षण अधिगम से संबंधित। नंबर 4 है शिक्षण कृतिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक शब्द है। 6 है अधिगम के घटित हुए बिना कोई शिक्षण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन से कारक शिक्षण से प्रभावित होते हैं? अपने उत्तर इंगित करते हुए सही कूट का चयन करिए। तो यहाँ पे जो प्रभावित होते हैं नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा, फिर 4, फिर 6 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, यहाँ पे 7 हो रहा है, ऑप्शन 7। तो देख लेते हैं। नंबर 1 है शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, फिर नंबर 2 है अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, नंबर 4 है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, फिर नंबर 7 है शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान। तो ये सभी ऑप्शन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षण की पद्धति की
किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? तो ऑप्शन थर्ड होगा अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिससे युग्मीय चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्तित रूप में हो। क्वेश्चन नंबर 56 और यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन दे रहा है शिक्षण सामग्री को अनुदेश के प्रभावी परिपूरक के रूप में माना जाना चाहिए, सही है। और तर्क दे रहा है वे छात्रों की समयता बनाए रखते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा, लेकिन इसमें ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? तो ऑप्शन 4 होगा अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 59 ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है, तो वैज्ञानिक चिंतन होगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर दिया गया है, दो सेट दिए गए हैं, एक अनुसंधान पद्धति का, दूसरा प्रक्रियात्मक विशेषता का, और इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दिया है प्रयोगात्मक पद्धति, ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से नियंत्रित दशाओं में स्वतंत्र चर में हेरफेर लगाना और परतंत्र चर पर इसके प्रभाव को मापना। फिर कार्योत्तर पद्धति, कार्योत्तर पद्धति हो जाएगा ऑप्शन 4 से प्रदत्त के प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों पर निर्भर करना। वर्णनात्मक पद्धति, ये हो जाएगा ऑप्शन 5 से प्रघटना की वर्तमान स्थिति से संबंधित सूचना प्राप्त करना। फिर डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तो ये हो जाएगा सेकंड से अभिप्राय और उनके निरूपण, जिससे लोग साझा करते हैं की दृष्टि से व्यवहार के पैटर्न की व्याख्या करना। और ई है क्रिया अनुसंधान, ये हो जाएगा ऑप्शन 1 से, ये 1 से हम मैच करेंगे। प्रदत्त स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप, और यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है पेपर। 60 तक क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, और आप देख सकते हैं इसमें मैंने काफ़ी पेपर्स सॉल्व कराए हैं। 2010 से हमने स्टार्ट किया था, 11 सॉल्व हो गया है, 12 भी हो गया है, 19 मैंने पहले ही करा दिया है, 13 हो गया है, 14 हो गया है, और 15 हो गया है, और 16 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ये ईयर वाइज मैं सॉल्व कराती जा रही हूँ, और ये पेपर की टाइमिंग रहती है सैटरडे को ही मैं ऐसे प्रोवाइड करती हूँ। तो जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, और प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर पेपर 1 के नाम से, और लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अदर वीडियो भी है, अगर आप हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप हिस्ट्री के ओल्ड पेपर यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैंने डिवाइड करके प्रोवाइड किया है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में मैंने इसे हर पेपर को डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।